जब मैं छोटा था तब शरारत में मैंने एक फीमेल गोस्ट को रस्सी से पकड़ लिया था और उसे पेट बनाकर पालने लगा, लेकिन बड़ा होने के बाद मेरा उससे मन भर गया और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। बात इतनी बिगड़ गई कि हालात बहुत खराब हो गए। मुझे उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऑरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे गर्माहट वाली औरतें पसंद हैं। लेकिन किससे पता था कि बाद में वही अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी रूलर बन जाएगी। मुझे दिल बदलने की सजा देने के लिए उसने सीधे बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से मेरा नाम ही काट दिया। उस दिन के बाद से मैं न कभी बूढ़ा हुआ न कभी मर सका और हमेशा इंसानी दुनिया में भटका रहा। और वो अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आराम से बैठी रही। उसे लगा था कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 साल बाद मेरी मुंहबोली बहन शी जेनशियांग को जब पता चला कि मेरे पास एंडलेस लाइफ और अरबों की दौलत है, तो उसने एक मास्टर को बुलाकर पूरा ट्रैप रचा। उसका मकसद मुझे मारकर मेरी सोल को अंडरवर्ल्ड भेजना था ताकि वो मेरी परफेक्ट डेस्टिनी छीन सके। एक ऊंची इमारत की छत पर मैं फूट फूट कर रो रहा था, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा सारा पैसा ले लो। सच कहूं तो मुझे मरने से बहुत डर लगा था, क्योंकि जब मैंने अपनी एक्स वाइफ को छोड़ा था तब उसने जाते जाते कहा था, अगर दोबारा तुझसे मुलाकात हुई तो तुझे उबलते तेल की कड़ाही में फेंक दूंगी और ऐसी सजा दूंगी कि तू हमेशा पछताएगा। हम दोनों को मिले 10 साल हो गए हैं, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दो, सारा पैसा ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। मैं सीमेंट की जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बार बार सिर पटक रहा था। मेरा माथा फटने वाला था, लेकिन शी जेनशियांग बस मुझे ठंडी नजरों से देखती रही। मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एंडलेस लाइफ ही चाहिए। जब तुम मेरे भाई हो तो तुम्हारी हर चीज मेरी ही हुई। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ मुझे दे दो। इतना कहकर उसने अपने पास खड़े टाओइस्ट मास्टर की तरफ इशारा किया। मास्टर ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए छत के किनारे तक ले गया। ये बिल्डिंग पूरे 33 मंजिल ऊंची थी। नीचे पहले से ही मैजिक फॉर्मेशन तैयार किया जा चुका था, बस मेरे गिरकर मरने का इंतजार था। जैसे ही मैं मरता उनका प्लान सफल हो जाता। उसके बाद मुझे दोबारा जन्म लेने का भी मौका नहीं मिलता। उन्होंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा था। वो चाहते थे कि काम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो ताकि मैं पावरफुल गोस्ट बनकर वापस बदला लेने ना आ सकूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं पहले ही एक सोल बन चुका था। 2 अंडरवर्ल्ड गार्ड्स मुझे दोनों तरफ से पकड़कर अंडरवर्ल्ड की ओर ले जा रहे थे। चारों तरफ काला धुआं उमड़ रहा था और सामने से आती दर्दनाक चीखें लगातार साफ होती जा रही थीं। मैं इस जगह पहले भी आ चुका था। ये हेल का एंट्रेंस था। इसके लिए मुझे अपनी एक्स वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्रेकअप के वक्त वो लाल आंखों के साथ मुझे यहाँ डराने लाई थी। उस समय उसने मुझे सच में अंदर नहीं फेंका था, लेकिन इस बार शायद मेरी सोल हमेशा के लिए मिटने वाली थी। मैं पूरी ताकत से छटपटाने लगा और आगे जाने से मना करते हुए जोर से चिल्लाया, मेरी मौत नाइंसाफी से हुई है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे विरोध करते देकर दाढ़ी वाला एक अंडरवर्ल्ड गार्ड कांटों वाली चाबुक निकालकर पूरी ताकत से मुझ पर मारता है। असहनीय दर्द सीधे मेरी सोल के अंदर उतर गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से आवाज तक नहीं निकाल पाया। सुन, तू कहीं से भी आया हो, लेकिन अब हमारे हाथ में है तो अपनी किस्मत मान ले। फिर भी मैं आखिरी बार उम्मीद लगाए बैठा था, शायद मेरी एक्स वाइफ को मुझ पर थोड़ा पुराना प्यार याद हो। पूरी तरह मिट जाने से अच्छा है कि कम से कम रीइंकार्नेशन का मौका मिल जाए। दर्द सहते हुए मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे उससे एक बार मिलवा दो। दोनों अंडरवर्ल्ड गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल एक और चाबुक मेरे ऊपर पड़ी। इस वार से मेरी सोल में सीधी दरार पड़ गई और मैं पूरी तरह बोलने लायक भी नहीं बचा। तेरी औकात क्या है जो अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस का नाम सीधे ले रहा है? तू उसका नाम कैसे जानता है? इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप रहे, वरना और ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर इसकी बात सच हुई तो मुसीबत हो सकती है। डर किस बात का? ऊपर वालों ने खुद कहा है कि इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में इसका नाम तक नहीं है। जरूर किसी गलत तरीके से ये यहाँ तक पहुंचा है। अगर इसे अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस का नाम पता है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तेरी तो बेकार में ही जान निकल रही है। ऊपर वाले कभी पता नहीं लगा पाएंगे। पैसे मिल चुके हैं, जल्दी काम खत्म करते हैं, कहीं देर होने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनकी बातें सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ये दोनों गार्ड्स उसी बूढ़े टाओइस्ट मास्टर के साथ मिले हुए थे जिसे शी जेनशियांग लाई थी। अंडरवर्ल्ड गार्ड होकर भी ये लोग ऐसा गंदा काम कर रहे थे। तभी मेरी नजर आसमान छूते हेल गेट पर पड़ी। मेरा पूरा सोल डर से कांपने लगा और शरीर थर थर कांप रहा था। तभी दूर से एक आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। नया आया हुआ है, इसका प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं? ये आवाज सुनते ही दोनों अंडरवर्ल्ड गार्ड्स ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और मुझे घसीट कर एक तरफ ले गए। दाढ़ी वाले गार्ड ने सिगरेट का एक पैकेट निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? जरा टेस्ट करके देखिए, ये सामान सीधे इंसानी दुनिया से लाए हैं, बड़ा दमदार है। ब्लैक गार्ड ने कहा, ये सब छोड़ो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उस नई सोल का पूरा प्रोसेस हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? दाढ़ी वाला गार्ड तुरंत बोला, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि रूल्स तोड़ दें। आप और व्हाइट सिस्टर तो हर समय इतने बिजी रहते हैं कि आराम तक नहीं मिलता, हम ही थोड़ा संभाल लेते हैं। इसके बाद ब्लैक गार्ड चुप हो गया। चारों तरफ धुंध इतनी घनी थी कि वो मेरा चेहरा साफ नहीं देख पाया। मुझे लगा अगर अभी मौका चूक गया तो फिर कभी नहीं बचेगा। मैंने पूरी ताकत से उस गार्ड के हाथ पर काट लिया जिसने मेरा मुंह दबा रखा था। दर्द से उसका हाथ छूट गया और मैं मौका मिलते ही ब्लैक गार्ड की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार लात लगी और मैं जमीन पर जा गिरा। गार्ड ने अपना पैर मेरे चेहरे पर रख दिया। जमीन की पीली रेत मेरे मुंह में भर गई। मैं न उसे थूक पा रहा था और न ही आवाज निकाल पा रहा था, लेकिन इस हंगामे ने ब्लैक गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? दाढ़ी वाला गार्ड बोला, कुछ नहीं, ये नई सोल सीधी नहीं है, यहाँ तक आने के बाद भी तड़प रही है। जो भी यहाँ पहुंचता है वो कोई अच्छा इंसान नहीं होता, आप अपनी नजर गंदी मत कीजिए। ब्लैक गार्ड ने गंभीर आवाज में कहा, काम ध्यान से करना, ये सब लोग जिंदगी में बहुत पाप करके आए हैं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी इसे अंदर भेजो। उसे धुंध में गायब होते देखते ही मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ब्लैक गार्ड के जाते ही दाढ़ी वाले गार्ड ने मुझे कई लातें मारी और कांटेदार चाबुक से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरे शरीर पर एक भी सही जगह नहीं बची। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मेरा ठुड्डी पकड़कर कहा, चिंता मत कर, अंदर पहुंचने के बाद मैं खुद तेरी अच्छी खातिरदारी करूंगा। इसके बाद मुझे फटे हुए कपड़े की तरह उठाकर पहले
हेल में फेंक दिया गया। ये पहला पनिशमेंट था। 1000